नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक ऐसी रात में जहां नींद तो आंखों में होगी, लेकिन दिल किसी कहानी में खो जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी है सपनों की कीमत की। एक ऐसी कहानी जहां एक सपना इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है, जहां उम्मीद और दर्द एक साथ चलते हैं, जहां टूटे सपनों के बीच से जन्म लेती है नई रोशनी। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे सपनों की भी कोई कीमत होती है? कुछ सपने पूरे करने के लिए हम रातें जागते हैं, तो कुछ सपने हमें खुद से जगा देते हैं। कभी वो हमारे साथ चलते हैं और कभी वही हमें अकेला छोड़ जाते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे क्या होता है जब किसी इंसान का सपना उसकी जिंदगी से बड़ा बन जाता है। क्या हर सपना पूरा होना जरूरी है, या कभी-कभी अधूरे सपने ही हमें पूरा बना देते हैं? तो अपनी आंखें बंद कीजिए, सांस को थोड़ा धीमा कीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक भावनाओं की यात्रा, जहां हर शब्द में एक एहसास है, हर पल में एक सवाल है। अगर आपको दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली कहानी की गर्माहट सीधे आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए, रात के इस सुकून भरे सन्नाटे में कदम रखते हैं उस दुनिया में जहां हर सपना कुछ कहता है और हर आवाज पूछती है, क्या तुम जानते हो, सपनों की भी कोई कीमत होती है? रात का वक्त था। खिड़की के पार आसमान बिल्कुल खाली दिख रहा था, जैसे सितारे भी किसी नाराजी में चले गए हों। हवा में हल्की नमी थी और कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आर्यन बिस्तर पर बैठा अपने सामने रखे लैपटॉप को देख रहा था। स्क्रीन पर शब्द चमक रहे थे, रेजिग्नेशन लेटर, फाइनल ड्राफ्ट। उसने उंगलियों से कीबोर्ड पर कुछ देर खेला, फिर धीरे से लैपटॉप बंद कर दिया। एक गहरी सांस ली और खिड़की की ओर चला गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, बूंदें खिड़की के शीशे पर पड़ते हुए जैसे कोई पुराना गीत गा रही हों। उसने हाथ बढ़ाया, हथेली बाहर निकाली। ठंडी बूंदें उसकी त्वचा से टकराईं और उसके भीतर कहीं गहराई में कुछ पिघल गया। उसे याद आया, वो भी तो कभी सपने देखता था, ऐसे ही आसमान को देखकर। बचपन में माँ से कहता था, एक दिन मैं कुछ बड़ा बनूंगा। माँ हंसकर कहती थी, बड़ा बनने के लिए पहले दिल बड़ा रखना पड़ता है। तब ये बात समझ नहीं आती थी, अब जिंदगी ने समझा दी थी। कॉफी की खुशबू कमरे में फैल गई। आर्यन ने कप उठाया, धीरे धीरे एक घूंट लिया। स्वाद कड़वा था, ठीक वैसे ही जैसे उसकी बीती कुछ सालों की मेहनत। उसने दीवार पर टंगी अपनी कंपनी की सालाना अवार्ड की ट्रॉफी देखी। उस पर लिखा था, एम्प्लॉई ऑफ द ईयर। एक पल को मुस्कुराया, फिर वो मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो गई। एम्प्लॉई ऑफ द ईयर और दिल में खालीपन का समंदर। उसने खुद से बुदबुदाया। मोबाइल पर नोटिफिकेशन चमका, सैलरी क्रेडिटेड। पर इस बार कोई खुशी नहीं हुई। उसने फोन एक तरफ रख दिया और बस खामोशी को सुना, वो खामोशी जो अब उसकी सबसे सच्ची साथी बन चुकी थी। नींद नहीं आ रही थी। उसने खुद को व्यस्त करने के लिए
एक पुरानी दराज खोली। वहां से कुछ पुरानी चीजें निकलीं, कॉलेज का आईडी कार्ड, पुराना फोटो एल्बम और एक खाली स्केच बुक। लेकिन दराज के कोने में कुछ और था, एक छोटा पार्सल। उसने ध्यान से उठाया। बॉक्स पर लिखा था, फ्रॉम राघव मेहता, देहरादून। उसका दिल धक धक करने लगा। राघव उसका बचपन का सबसे करीबी दोस्त था, जिससे उसने सालों से बात नहीं की थी। कांपते हाथों से उसने पार्सल खोला। अंदर एक पुरानी नोटबुक थी, जिसके कवर पर लिखा था, सपनों का दफ्तर, 2009। वो हक्का भक्का रह गया। ये वही स्केचबुक थी जो उसने स्कूल के दिनों में बनाई थी, जिसमें उसने अपने सारे सपने, ड्राइंग्स और डिजाइन्स लिखे थे। पर ये उसके पास कैसे आई? अंदर एक चिट्ठी भी थी। प्रिय आर्यन, शायद तू भूल गया होगा, लेकिन ये वही किताब है जो तूने मुझे 10वीं के बाद दी थी। तूने कहा था, जब मैं कुछ बन जाऊं तब इसे लौटा देना। आज लगता है अब वक्त आ गया है। तेरे अंदर का आर्टिस्ट कहीं खो गया है, लेकिन मैं जानता हूं वो अब भी जिंदा है। तेरा दोस्त राघव। आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसने किताब खोली। हर पन्ने पर उसके सपने सांस ले रहे थे। अंतरिक्ष यान की ड्राइंग, स्कूल की बिल्डिंग का डिजाइन, गांव के बच्चों के लिए बनाया हुआ छोटा लाइब्रेरी प्लान, और एक पन्ने पर लिखा था, सपनों की कीमत एक दिन पता चलेगी। उसने उस लाइन पर उंगली फेरी, जैसे कोई पुराना वादा याद आ गया हो। उसी पल उसे एहसास हुआ, शायद अब वक्त है अपने जवाब ढूंढने का। अगली सुबह उसने लैपटॉप दोबारा खोला, रेजिग्नेशन लेटर पर एक आखिरी बार नजर डाली, फिर सेंड बटन दबा दिया। स्क्रीन पर कॉन्फर्मेशन आया, योर रेजिग्नेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अजीब सी राहत थी, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिली हो। उसने बैग में कुछ कपड़े रखे, वो पुरानी स्केचबुक डाली और निकल पड़ा। दिल्ली की सड़कों पर हल्की धुंध थी। हर ट्रैफिक लाइट, हर हॉर्न जैसे किसी कहानी का हिस्सा लग रहे थे। स्टेशन पहुंचते ही उसने देहरादून की टिकट ली। ट्रेन के इंजन की सीटी बजी और सफर शुरू हो गया। ट्रेन की खिड़की से बाहर के नजारे उसे किसी फिल्म जैसे लग रहे थे। खेत, पेड़, पहाड़ और बीच बीच में छोटे स्टेशन। उसने कानों में ईयरफोन लगाए, पर कोई गाना नहीं चला। बस हवा की आवाज सुनता रहा। हर झोंका उसे उसके बीते दिनों की याद दिला रहा था। वो वक्त जब उसने अपने पहले स्केच को स्कूल की एग्जीबिशन में लगाया था, जब मां ने कहा था, तू ये बना सकता है, और पापा ने सिर पर हाथ रखकर कहा था, सपने देखना मत छोड़ना। पर अब जब वो सब हासिल कर चुका था, तो सपना क्यों अधूरा लग रहा था। देहरादून पहुंचते ही स्टेशन पर राघव इंतजार कर रहा था। वही पुरानी मुस्कान, वही अपनापन। भाई, तू सच में आ गया? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, शायद अब वक्त आ गया था। दोनों गले मिले। राघव ने उसे अपने छोटे से स्टूडियो में ले गया। वहां दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स टंगी थीं, रंग बिरंगी, अनगढ़, लेकिन सच्ची। ये बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट्स, राघव बोला। मैं उन्हें ड्राइंग सिखाता हूं, क्रिएटिविटी सिखाता हूं। आर्यन दीवारों को देखता रहा। उन रंगों में उसे अपने खोए हुए रंग दिखे। उसने कहा, राघव, तूने जो किया वो बहुत बड़ा है। तूने सपनों को जिंदा रखा। राघव हंसा। भाई, मैंने कुछ नहीं किया। तेरे जैसे लोगों की किताबें मुझे रास्ता दिखाती हैं। उस रात दोनों देर तक बात करते रहे।
बचपन की शरारतें, स्कूल के दिन, पहली एग्जीबिशन और वो रात जब दोनों ने साथ बैठकर अपने अपने सपने लिखे थे। राघव ने कहा, तू जानता है आर्यन, उस दिन तूने जो लिखा था सपनों की कीमत, वो मेरे दिमाग में हमेशा रहा। मैं अक्सर सोचता था इसका मतलब क्या है। आर्यन ने गहरी सांस ली। शायद अब मुझे खुद पता लगाना है। उसकी आंखों में चमक थी लेकिन दिल में तूफान। सुबह की ठंडी हवा देहरादून के उस पुराने स्कूल की खिड़कियों से होकर कमरे में आ रही थी। सूरज की हल्की किरणें दीवारों पर गिर रही थीं, जिन पर कभी बच्चों के बनाए रंगीन चार्ट लगे रहते थे। अब वहां बस पुराने निशान थे। आर्यन ने वो फाइल अपने हाथों में थामी हुई थी, जैसे किसी ने उसके अतीत का एक दरवाजा खोल दिया हो। उसने धीरे से फाइल के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर उसकी बचपन की सोच बसी थी। वहां एक नक्शा था जिसमें उसने बच्चों के लिए एक ड्रीम हॉल बनाया था, जहां कोई बच्चा अपनी कल्पना के हिसाब से कुछ भी बना सके। उसके नीचे लिखा था, हर बच्चे के भीतर एक कहानी है, बस उसे जगह चाहिए बोलने की। ये लाइन पढ़कर आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसे याद आया उसने ये लाइन अपनी मां के कहने पर लिखी थी। राघव ने धीरे से कहा, भाई तू समझ रहा है इसका मतलब क्या है? आर्यन ने सिर उठाया। हाँ, ये वही जगह है जहां मैं अपने स्कूल के लिए कुछ बनाना चाहता था। शायद अब वक्त है इसे सच करने का। राघव ने कहा, लेकिन स्कूल तो अब बंद है, यहां कोई नहीं आता। आर्यन ने जवाब दिया, तू क्या हुआ? अगर दीवारें टूटी हैं तो सपनों को कोई नहीं तोड़ सकता। वो खड़ा हुआ, इमारत के चारों ओर घूमने लगा, हर दीवार पर हाथ फेरा, जैसे वो पुराने दिनों से बात कर रहा हो। उसे महसूस हुआ जैसे कहीं दूर से बच्चों की हंसी की गूंज आ रही हो। शायद ये उसकी यादों का जादू था या फिर कोई अनकहा संकेत। उस शाम आर्यन ने तय किया, वो स्कूल को फिर से बनाएगा, उसी रूप में जैसा उसने कभी सपना देखा था। राघव ने कहा, भाई ये आसान नहीं होगा, इसमें पैसे लगेंगे, परमिशन चाहिए होगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने इसे सपना देखा था तब मेरे पास कुछ नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन फर्क इतना है कि अब मैं जानता हूं कि सपनों की कीमत क्या होती है। राघव चुप हो गया। वो जानता था कि आर्यन जो सोच लेता है वो कर दिखाता है। अगले दिन दोनों ने काम शुरू किया। स्कूल के आसपास की झाड़ियां साफ की, पुराने बेंचों को बाहर निकाला, टूटे शीशों को हटाया। धीरे धीरे वो जगह फिर से सांस लेने लगी। गांव के कुछ लोग भी मदद करने आ गए। किसी ने पानी दिया, किसी ने ईंटें लाईं। बच्चे उत्सुक होकर खिड़की से झांकते। एक बच्चा बोला, भैया आप नया स्कूल बना रहे हैं? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वही स्कूल जो कभी तुम्हारे जैसे बच्चों ने बनाया था। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। शाम को आर्यन अकेला बैठा आसमान देख रहा था। नीला आसमान, कुछ बिखरे बादल और हल्की हवा। उसने आंखें बंद कीं और मां की आवाज फिर सुनाई दी, बेटा सपनों की कीमत पैसे से नहीं, मेहनत से चुकानी पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, शांति के थे। उसने खुद से कहा, मां अब मैं समझ गया। अगले कुछ हफ्तों में आर्यन और राघव ने मिलकर बहुत काम किया। पुरानी दीवारों की मरम्मत हुई, नया रंग चढ़ा, बच्चों के खेलने की जगह बनाई गई। धीरे धीरे लोग बोलने लगे, ये तो जैसे पुराना स्कूल फिर से जी उठा। सोशल मीडिया पर लोगों ने तस्वीरें देखीं और कुछ ने दान भी किया। आर्यन को अब एहसास हुआ कि जब इरादा सच्चा हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। एक दिन एक गाड़ी स्कूल के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी उतरे। सफेद दाढ़ी, नीली जैकेट और चेहरे पर गहराई। उन्होंने पूछा, यहां कोई आर्यन सिंह है?
आर्यन आगे आया। जी मैं हूं। बुजुर्ग बोले, मैं राज्य शिक्षा विभाग से आया हूं। आपने इस इमारत को पुनर्निर्माण की अनुमति के बिना बनाना शुरू किया है। लेकिन उन्होंने थोड़ा रुके, मैंने आपके काम की तस्वीरें देखी हैं। मैं जानना चाहता हूं आपने ये सब क्यों किया? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि ये जगह सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये बच्चों के सपनों का मंदिर है और मैं इसे टूटने नहीं दे सकता। वो बुजुर्ग कुछ देर तक उसकी आंखों में देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल से तुम्हें आधिकारिक अनुमति मिल जाएगी। आर्यन ने उनके पैर छुए। धन्यवाद सर। वो आदमी मुस्कुराए। नहीं बेटा, शुक्रिया मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे याद दिलाया कि असली शिक्षा क्या होती है। उस रात आर्यन बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। चांद आसमान में पूरा खिल उठा था। हवा में मिट्टी की महक थी। राघव उसके पास आया। क्या सोच रहा है? आर्यन बोला, सोच रहा हूं कि अगर उस दिन मैंने रिजाइन नहीं किया होता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। राघव बोला, हर हार अपने साथ एक मोड़ लाती है और तूने उस मोड़ को मंजिल बना लिया। दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे स्कूल की इमारत फिर से तैयार होने लगी। बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई गई, जहां पुरानी किताबें रखी गईं। दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स लिखे गए। सपने वही होते हैं जो सोते वक्त नहीं, जागते वक्त देखे जाते हैं। और बीच में आर्यन का पसंदीदा वाक्य, सपनों की कीमत महसूस करने वाले ही चुका सकते हैं। स्कूल के उद्घाटन का दिन आया। आसपास के गांव के लोग जमा हुए। छोटे बच्चे झंडे लहरा रहे थे और हवा में एक उत्सव का माहौल था। मंच पर आर्यन खड़ा था, राघव उसके बगल में। आर्यन ने माइक लिया। दोस्तों, ये जगह मेरे लिए सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है। ये वो जगह है जहां मैंने सपने देखे, फिर उन्हें खो दिया। आज मैं उन्हें वापस पा रहा हूं। मैंने सीखा है कि सपने पूरे करना ही काफी नहीं, उन्हें बचाना भी जरूरी है। भीड़ तालियां बजाने लगी। तभी एक छोटा बच्चा मंच पर आया और बोला, भैया, मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा। आर्यन झुककर बोला, तू जरूर बनेगा, बस अपने सपने को कभी धोखा मत देना। बच्चे ने कहा, अगर मैं डर गया तो? आर्यन मुस्कुराया, तो डर से कह देना, मैं आर्यन का स्टूडेंट हूं। सब हंस पड़े, लेकिन बहुतों की आंखें नम थीं। उस रात जब सब लोग चले गए, आर्यन अकेला स्कूल के आंगन में खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक मधुर संगीत था। हवा पत्तों से खेल रही थी, जैसे कह रही हो, अब सब ठीक है। आर्यन ने आसमान की ओर देखा, तारे चमक रहे थे। उसने आंखें बंद कीं और कहा, धन्यवाद मां, अब मैं समझ गया हूं कि सपनों की कीमत क्या होती है। अगली सुबह सूरज थोड़ा जल्दी निकला था। यह शायद आर्यन की आंखें देर से खुली थीं, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। हवा में संतोष का एहसास था, जैसे समय खुद उसके लिए ठहर गया हो। वो स्कूल के गेट पर खड़ा था। बच्चों की हंसी उसकी आत्मा को छू रही थी। चारों तरफ रंग, जीवन और उम्मीदें फैल गई थीं। कुछ ही हफ्तों में जो खंडहर था, अब वो एक नए सपने का घर बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। शाम को एक चिट्ठी आई। शिक्षा विभाग से नहीं, बल्कि किसी पुराने नाम से, राजन सिंह। आर्यन के हाथ कांप गए। ये वही राजन था, उसका पुराना दोस्त जिसने कभी उसकी कंपनी से धोखा किया था। उसने लिफाफा खोला। आर्यन, मुझे पता है तू अब बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन मुझे तेरी मदद चाहिए।
मैं गिर चुका हूं, लेकिन एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे एक मौका देगा? आर्यन कुछ देर तक चुप रहा। उसके दिल में पुराने जख्म हिल गए। राघव ने पूछा, भाई तू उसे जवाब देगा? आर्यन ने कहा, शायद हां, क्योंकि अगर मैंने उसे माफ नहीं किया तो मैं खुद भी कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। 2 दिन बाद राजन स्कूल पहुंचा। चेहरे पर शर्म और थकान थी। आर्यन ने उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे गले लगा लिया। राजन फूट फूट कर रो पड़ा, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने लालच में सब खो दिया। आर्यन ने कहा, अगर तुझे सच में पछतावा है तो मेरे साथ चल, यहां बहुत काम बाकी है। राजन ने सिर झुका लिया, मुझे मौका दे। और उसी दिन से दोनों ने मिलकर स्कूल का विस्तार शुरू किया। ड्रीम हॉल का दूसरा चरण। इस बार बच्चों के लिए इनोवेशन रूम बनाया गया, जहां वो अपने विचारों को हकीकत में बदल सकते थे। राजन ने टेक्निकल सेक्शन संभाला, क्योंकि वो पहले आईटी से जुड़ा था। धीरे धीरे दोनों की जोड़ी फिर से मशहूर हो गई। लोग कहने लगे, 2 दुश्मन जो कभी बिखर गए थे अब मिलकर सपनों की मिसाल बन गए हैं। एक दिन एक पत्रकार इंटरव्यू लेने आया। उसने पूछा, मिस्टर आर्यन, आपके लिए सपनों की कीमत का क्या मतलब है? आर्यन मुस्कुराया, कीमत का मतलब हमेशा पैसे से नहीं होता। कभी कभी ये आंसू, मेहनत और माफी से चुकाई जाती है। सपनों की सबसे बड़ी कीमत है विश्वास। समय गुजरा, स्कूल अब शहर का एक मॉडल बन चुका था। सरकार ने उसे इंस्पिरेशन अवार्ड देने का ऐलान किया। उसी समारोह में आर्यन, राजन और राघव तीनों मंच पर खड़े थे। भीड़ में तालियां गूंज रही थी। मुख्यमंत्री ने माइक लेकर कहा, इस स्कूल ने हमें याद दिलाया कि जब सपने सच्चे हों तो दीवारें भी उन्हें रोक नहीं सकती। आर्यन के हाथ में ट्रॉफी थी, लेकिन उसके मन में मां की आवाज, बेटा, किसी भी सपने की असली कीमत तभी समझ आती है जब उसे बांटा जाए। उसने ट्रॉफी उठाकर कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, उन सबकी है जिन्होंने सपनों पर भरोसा किया, जिन बच्चों ने डर के बावजूद कोशिश की, और उन लोगों की भी जिन्होंने अपनी गलती मानकर दोबारा शुरुआत की। राजन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से कहा, तूने मुझे फिर से इंसान बना दिया भाई। आर्यन बोला, नहीं, तू खुद बना है, मैंने सिर्फ दरवाजा दिखाया। समारोह के बाद तीनों पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। हवा में ठंडक थी। राघव बोला, याद है वो दिन जब तू अपनी नौकरी छोड़कर खाली हाथ निकला था? आर्यन हंस पड़ा। तब मुझे खुद पर भी यकीन नहीं था, लेकिन मां की आवाज, वो सपना और तू, इन तीनों ने मुझे रास्ता दिखाया। राजन बोला, और अब वो रास्ता दूसरों के लिए रोशनी बन गया है। कुछ महीनों बाद स्कूल के आंगन में एक छोटा बोर्ड लगाया गया, सपनों की कीमत फाउंडेशन। अब ये जगह सिर्फ एक स्कूल नहीं थी, बल्कि देश भर में बच्चों को प्रेरित करने वाला मिशन बन चुका था। हर महीने गांव-गांव से बच्चे आते, सीखते और फिर अपने गांवों में जाकर छोटे-छोटे बदलाव लाने लगते। एक दिन आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था। सामने दीवार पर उसकी मां की पुरानी तस्वीर लगी थी। उसने धीरे से कहा, मां देखो, तुम्हारा सपना अब हजारों बच्चों का सपना बन गया है। और जैसे हवा ने धीरे से सिरहाने को छुआ, उसे लगा मां मुस्कुरा रही हैं। रात को जब सब जा चुके थे, स्कूल की इमारत में बस हवा की आवाज थी। आर्यन आखिरी बार क्लासरूम के अंदर गया। दीवार पर बच्चों के हाथों से लिखा एक वाक्य था, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उसने मुस्कुराते हुए बोर्ड पर हाथ फेरा और बत्ती बुझा दी। बाहर चांद पूरा था
और तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे उस रात जब उसने ये सफर शुरू किया था। वो धीरे धीरे चलता हुआ बरगद के पेड़ तक गया, जमीन पर बैठा और आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में तसल्ली थी। उसने खुद से कहा, अब मैं जानता हूं कि हर सपना एक जिम्मेदारी होता है, और जब कोई उस जिम्मेदारी को निभाता है तभी वो सच्चा सपना बनता है। दूर कहीं से बच्चों की हंसी की गूंज आई। शायद हवा लाई थी वो आवाज, या फिर वो उसकी अपनी आत्मा थी जो अब आजाद थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाया, मां, अब मैं घर आ गया हूं। और उसी शांति में, उसी चमकते आसमान के नीचे सपनों की कीमत का असली अर्थ साकार हो गया कि जो सपने दूसरों की आंखों में रोशनी भर दें, वही सबसे अमीर सपने होते हैं। सुबह की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों के पीछे से निकली, देहरादून की हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। सपनों की कीमत फाउंडेशन अब सिर्फ एक स्कूल नहीं रहा था, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। हर हफ्ते कोई न कोई गांव से आता, कुछ सीखता और फिर अपने इलाके में बदलाव की शुरुआत करता। आर्यन की दिनचर्या अब बहुत व्यस्त हो चुकी थी। सुबह बच्चों के साथ पढ़ाना, दोपहर में योजनाएं बनाना और रात को देश भर से आने वाले ईमेल पढ़ना, जिनमें लोग अपने सपनों की कहानियां भेजते थे। लेकिन इस सारी व्यस्तता के बीच आर्यन के भीतर एक अजीब सी खाली जगह थी। मां चली गई थीं, पर उनकी बातें, उनकी मुस्कान अब भी हर कोने में महसूस होती थी। एक दिन शाम को जब आसमान में बादल घिर रहे थे, आर्यन बरगद के पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। तभी राघव आया और बोला, भाई, याद है तू कहता था कि सपने बांटने चाहिए, तो अब वक्त आ गया है उन सपनों को और दूर ले जाने का। आर्यन ने पूछा, मतलब? राघव ने कहा, मतलब अब हमें शहरों में नहीं, पहाड़ों और छोटे इलाकों में जाकर बच्चों को सिखाना चाहिए। जहां इंटरनेट नहीं पहुंचता, वहां इंस्पिरेशन पहुंचना चाहिए। आर्यन ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। तू हमेशा मेरी सोच से एक कदम आगे निकल जाता है। अगले ही हफ्ते सपनों की कीमत यात्रा शुरू हुई। एक वैन में टीम निकली। आर्यन, राघव, राजन और कुछ वॉलंटियर। उनके साथ थीं कुछ किताबें, कुछ खिलौने और बहुत सारी उम्मीदें। रास्ते में ऊबड़ खाबड़ सड़कें थीं, बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती रहीं, लेकिन सबके चेहरों पर मुस्कान थी। हर गांव में जाकर वो बच्चों से बातें करते, उन्हें सपने देखने और कोशिश करने की हिम्मत देते। पहले गांव में एक छोटी लड़की मिली। उसका नाम था त्रिशा। वो लकड़ी के टुकड़े से मिट्टी में चित्र बना रही थी। आर्यन ने पूछा, त्रिशा, तू क्या बना रही है? उसने मासूमियत से कहा, स्कूल। आर्यन ने कहा, तेरे गांव में स्कूल नहीं है? त्रिशा ने सिर झुका लिया। था, लेकिन अब गिर गया। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, वही चमक थी जो कभी उसके अंदर थी। उसने राघव से कहा, हम यहां रुकते हैं। टीम ने वहीं रुककर गांव वालों से बात की। सबने कहा, सर, हम चाहते हैं बच्चे पढ़ें, लेकिन यहां टीचर नहीं आते। आर्यन ने कहा, तो चलो हम ही टीचर बन जाते हैं। अगले दिन पेड़ के नीचे क्लास लगी। बच्चे मिट्टी पर बैठकर पढ़ने लगे। राजन ने लैपटॉप खोला और उन्हें दिखाया कि कैसे एक बटन दबाने से दुनिया की तस्वीर बदल जाती है। बच्चों की आंखें फैल गईं। कुछ ने पहली बार कंप्यूटर देखा था। 3 दिन तक टीम वहीं रही, और जब वो आगे बढ़ी, गांव के लोग रो पड़े। त्रिशा ने आर्यन से कहा, भैया, क्या आप फिर आओगे? आर्यन ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, जरूर, क्योंकि अब ये मेरा भी गांव है। और वैन आगे बढ़ गई। पीछे रह गया त्रिशा का वो मुस्कुराता चेहरा, जो अब उसके दिल में हमेशा के लिए छप गया था। यात्रा जारी रही। कभी पहाड़,
कभी मैदान, कभी छोटे कस्बे, हर जगह उन्हें अलग अलग कहानियां मिली। किसी ने गरीबी में भी सपना नहीं छोड़ा था, कोई अपने डर से लड़ रहा था, और हर बार आर्यन को लगता सपनों की कीमत सिर्फ उन्हें पाने में नहीं बल्कि उन्हें बांटने में भी है। कुछ महीनों बाद जब टीम वापस देहरादून लौटी तो वहां मीडिया, पत्रकार और प्रशासन के लोग इंतजार कर रहे थे। सब कह रहे थे, आपने पूरे राज्य में एक नई लहर पैदा की है। आर्यन मुस्कुराया, हमने बस उन आवाजों को सुना जो अब तक अनसुनी थीं। लेकिन जितनी ऊंचाई बढ़ी, चुनौतियां भी बढ़ीं। कुछ लोगों को आर्यन की सफलता रास नहीं आ रही थी। स्थानीय राजनीति और बड़े स्कूल मालिकों ने विरोध शुरू कर दिया। एक दिन रात को जब आर्यन ऑफिस पहुंचा तो दरवाजे पर ताला टूटा मिला और अंदर फाइलें बिखरी पड़ी थीं। दीवार पर लिखा था, सपने सबके नहीं होते, कुछ लोगों के होते हैं। राघव ने गुस्से में कहा, भाई पुलिस को बुलाते हैं। आर्यन ने कहा, नहीं, जो लोग सपनों से डरते हैं वो बस हमें आजमाना चाहते हैं, हम रुकेंगे नहीं। अगले दिन उसने मीडिया में बयान दिया कि सपने अगर किसी को डराने लगें तो समझ लीजिए वो सच्चे हैं। वो लाइन वायरल हो गई, देश भर से लोग उसका समर्थन करने लगे। राजन ने कहा, भाई अब हमें अपने मिशन को और बड़ा करना होगा। चलो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां हर बच्चा अपनी कहानी लिख सके, अपना सपना शेयर कर सके। आर्यन ने कहा, तू संभाल ले, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। 3 महीने की मेहनत के बाद सपनों की कीमत पोर्टल लॉन्च हुआ। उसमें देश भर से बच्चों की हजारों कहानियां आईं। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था, कोई डांसर, कोई टीचर, और हर कहानी में एक चीज कॉमन थी, उम्मीद। लेकिन हर सफलता के साथ एक तूफान आता है। एक रात सर्वर पर हमला हो गया, सारी डेटा फाइल्स डिलीट हो गईं। राजन ने कहा, भाई शायद कोई हैक कर गया है। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, हमारी गलती नहीं थी कि हमने भरोसा किया, उनकी गलती है कि उन्होंने उम्मीद चुरानी चाहिए। उन्होंने फिर से शुरुआत की। राजन और उसकी टीम ने सारी फाइल्स वापस रिस्टोर की और इस बार उन्होंने एक नया सिक्योरिटी सिस्टम बनाया और प्लेटफॉर्म को पब्लिक डोनेशन में कन्वर्ट कर दिया। लोगों ने दिल खोलकर मदद की। कुछ ही हफ्तों में पोर्टल फिर से चल पड़ा, पहले से ज्यादा ताकत के साथ। अब हर कहानी के नीचे एक फीचर था, सपोर्ट दिस ड्रीम। कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे की शिक्षा में योगदान दे सकता था। और तब आर्यन ने कहा, अब सपनों की कीमत सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद से भी चुकाई जाएगी। एक दिन शाम को जब बारिश हो रही थी, आर्यन बरामदे में बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी, वही जो उसकी मां ने दी थी। उसने पन्ना खोला, उसमें लिखा था, जब तेरा सपना दूसरों के काम आने लगे तब समझना कि तूने उसे सच में पा लिया है। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मां, अब शायद वो वक्त आ गया है। राघव अंदर आया और बोला, भाई तूने नोटिस किया, अब फाउंडेशन के नाम से बच्चे अपने गांवों में छोटे सेंटर्स बना रहे हैं। राघव मुस्कुराया, हाँ, और यही तो असली जीत है, जब तेरे सपने तेरे बिना भी जीने लगें। धीरे धीरे सपनों की कीमत पूरे देश में फैल गया। सरकार ने भी प्रोजेक्ट को अपनाने की बात कही। लेकिन आर्यन को यह सब सुनकर भी कोई घमंड नहीं था। वो हमेशा कहता, मैं बस एक बीज बोया था, पेड़ अपने आप बड़ा हुआ। एक दिन दिल्ली से निमंत्रण आया नेशनल यूथ समिट में स्पीच देने के लिए। आर्यन वहां पहुंचा। हजारों युवाओं के सामने माइक पकड़ा और कहा, हर किसी को लगता है कि उसका सपना सबसे मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सपना
बस एक छोटे से कदम की दूरी पर है। फर्क इतना है कि हम डर के उस पार कदम रख नहीं पाते। हॉल में सन्नाटा था। फिर तालियों की गूंज हुई। किसी ने पीछे से चिल्लाया, सर, आपने हम सबको बदल दिया। आर्यन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, मां, मैंने कर दिखाया। समिट के बाद जब वो होटल वापस आया तो अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, त्रिशा, वही छोटी लड़की। उसने कहा, भैया, मैंने एग्जाम में टॉप किया है, अब मैं टीचर बनना चाहती हूं। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे पता था तू करेगी। उसने फोन रखा, आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, अब ये सफर वाकई पूरा लगने लगा है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। कुछ दिनों बाद आर्यन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि लगातार काम और यात्रा की वजह से उसका हार्ट वीक हो गया है। राघव और राजन ने कहा, तू थोड़ा आराम कर भाई। आर्यन हंसा, सपनों का काम कोई आराम से नहीं होता। उस रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। उसने डायरी खोली और लिखा, अगर कभी मैं ना रहूं तो मेरे नाम को नहीं, मेरे काम को जिंदा रखना। रात गहराती गई। कमरे की खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी और बाहर बिजली की चमक बीच बीच में आसमान को नीला कर रही थी। आर्यन ने सिरहाने रखी मां की पुरानी तस्वीर को देखा और मुस्कुराया। मां, लगता है अब तू सच में गर्व कर रही होगी, उसने धीरे से कहा। अगले दिन सुबह जब राघव उसके कमरे में गया तो आर्यन खिड़की के पास बैठा था। सामने खुले आसमान की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में डायरी थी, आंखें बंद थीं और चेहरे पर गहरी शांति, जैसे किसी ने उसे उसके सारे दर्दों से आजाद कर दिया हो। राघव चिल्लाया, भाई, लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। राजन भागता हुआ आया, सब कुछ देखकर जमीन पर बैठ गया। कुछ देर के सन्नाटे के बाद दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन चला गया था, उसी शांति के साथ जैसे कोई अधूरा सपना मुस्कुरा कर सो गया हो। शहर में खबर फैली, सपनों की कीमत फाउंडेशन के संस्थापक आर्यन सिंह नहीं रहे। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि की लहर दौड़ गई। हजारों बच्चे जिनकी जिंदगी उसने बदली थी, उसकी तस्वीर के आगे मोमबत्तियां जला रहे थे। किसी ने लिखा, उसने हमें सिखाया कि सपने देखने में डरना नहीं चाहिए। किसी ने लिखा, आर्यन अब हमारे दिलों में जिंदा है। 3 दिन बाद फाउंडेशन के आंगन में उसकी स्मृति सभा रखी गई। वही बरगद का पेड़ जिसके नीचे से सब शुरू हुआ था। बच्चों ने रंगोली बनाई, दीवारों पर उसके लिखे शब्द सजाए। राघव मंच पर आया, गला रूंधा हुआ था। भाई ने कहा था कि अगर वो ना रहे तो उसके काम को जिंदा रखना। आज मैं कसम खाता हूं, ये मिशन कभी नहीं रुकेगा। राजन ने आगे आकर कहा, आर्यन ने मुझे सिखाया कि इंसान की गलती उसकी पहचान नहीं होती, उसकी कोशिश होती है, और अब हम सब उसकी कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। भीड़ में सबकी आंखें नम थीं, लेकिन माहौल में डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। वो दिन सपनों की कीमत 2.0 की शुरुआत का दिन बन गया। फाउंडेशन ने तय किया कि अब ये प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के साथ काम करेगा। राजन ने टेक्नोलॉजी संभाली, राघव ने ऑपरेशंस। उन्होंने एक नया ऐप बनाया, ड्रीम चेन, जहां बच्चे अपनी कहानियां शेयर कर सकते थे और दूसरे बच्चे उन्हें इंस्पायर कर सकते थे। आर्यन का सपना अब एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका था।
1 साल बाद लंदन में ग्लोबल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में फाउंडेशन को बुलाया गया। राजन ने मंच पर कहा, हम सब एक इंसान के सपने की कहानी है। आर्यन सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच हर बच्चे की मुस्कान में जिंदा है। पूरा हॉल खड़ा हो गया, तालियों से गूंज उठा। वहीं पीछे दर्शकों में बैठी एक युवती की आंखों में आंसू थे। वही त्रिशा थी। अब वो एक स्कूल में टीचर बन चुकी थी। उसने अपने फोन में आर्यन की फोटो देखी और कहा, आपने कहा था ना, डर से कहना मैं आर्यन की स्टूडेंट हूं। आज मैं सच में हूं। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन की कहानी मिट नहीं पाई। हर जगह उसका नाम बच्चों की किताबों में दर्ज हुआ। सपनों की कीमत अब सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक विचार बन गया था। देश के हर कोने में दीवारों पर लिखा जाने लगा, सपनों की कीमत वो ही समझ सकता है जिसने कभी सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन राजन को एक ईमेल मिला। सब्जेक्ट में लिखा था, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ईमेल में लिखा था, हम चाहते हैं कि आपके मॉडल को देश भर के स्कूलों में लागू किया जाए। इस मिशन का नाम होगा प्रोजेक्ट आर्यन। राजन की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भाई, तेरी यात्रा अब अनंत हो गई है। फाउंडेशन ने पूरे भारत में 500 से ज्यादा लर्निंग सेंटर्स खोल दिए। हर सेंटर के सामने एक बोर्ड लगा होता, सपनों की कीमत, इंस्पायर्ड बाय आर्यन सिंह। बच्चे वहां आकर अपने सपने लिखते, दीवारों पर चित्र बनाते और एक दूसरे की मदद करते। किसी का सपना पायलट बनना था, किसी का लेखक। और जब भी कोई बच्चा डरता तो बाकी सब मिलकर कहते, हम आर्यन के बच्चे हैं। कभी कभी रात को जब बरगद के पेड़ के नीचे दिए जलाए जाते तो हवा की सरसराहट में सबको ऐसा लगता जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूं। एक बार राघव अकेला बैठा था। वही पुराना स्कूल अब म्यूजियम बन चुका था। उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि एक बच्चा अपनी मां से कह रहा था, मैं भी आर्यन सर जैसा बनूंगा। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, बन तू भी, क्योंकि ऐसे लोग ही दुनिया बदलते हैं। फाउंडेशन अब विदेशों तक फैल चुका था। जापान, अमेरिका, अफ्रीका तक उसके सेंटर्स खुले। हर जगह दीवारों पर वही पंक्ति लिखी होती, सपनों की कीमत महसूस करने वाले ही चुका सकते हैं। दुनिया भर में ये वाक्य एक नारा बन गया था। कई साल बाद जब राघव बूढ़ा हो गया था, एक दिन उसने स्कूल की दीवार के पास बैठकर कहा, भाई, तू सच में चला गया या अब भी यहीं है? हवा चली, पत्ते हिले और बरगद के नीचे एक पुरानी डायरी गिर पड़ी। वही जो आर्यन इस्तेमाल करता था। उसके अंदर लिखा था, जो सपना तुम्हारे जाने के बाद भी दूसरों को चलना सिखाए, वही सच्चा सपना है। राघव की आंखें भर आईं। उसने डायरी को सीने से लगाया और कहा, तू अब भी हमारे साथ है भाई। धीरे धीरे रात ने आसमान को ढक लिया। तारे चमकने लगे और बरगद के नीचे रखे दिए की लौ हवा में नाचने लगी। और तभी पास के एक बच्चे ने धीरे से कहा, देखो, आर्यन सर की रोशनी फिर जल उठी। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आर्यन की सोच अब लाखों लोगों के दिलों में बस चुकी थी। उसने सिखाया था कि सपनों की कीमत सिर्फ उन्हें पाने में नहीं, बल्कि उन्हें बांटने में है। और जब कोई अपने सपनों से किसी और की जिंदगी में रोशनी भर दे, तो वही असली इंसानियत है। आज भी देहरादून के उस स्कूल की दीवारों पर बच्चे अपने हाथों से लिखते हैं, सपनों की कीमत सिर्फ उन्हें महसूस करने वाले ही समझ सकते हैं। और हवा के हर झोंके में जैसे एक आवाज गूंजती है, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। बरसों बीत चुके थे।
देहरादून की वो छोटी सी घाटी अब बदल चुकी थी। जहां कभी मिट्टी की पगडंडी थी, वहां अब पत्थरों का रास्ता था और उसी रास्ते के दोनों ओर फूलों की क्यारियां। लेकिन बीच में वही बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था, जिसके नीचे आर्यन बैठा करता था। लोग उसे अब सपनों का वृक्ष कहते थे। कहा जाता था कि जिसने भी वहां जाकर आंखें बंद कीं, उसके मन में कोई न कोई सपना जरूर जाग उठता है। एक सर्द सुबह वहां एक छोटा लड़का आया। नाम था अविरल। उसकी उम्र करीब 10 साल रही होगी। हाथ में एक फटी पुरानी डायरी थी और आंखों में वही चमक जो कभी आर्यन की आंखों में थी। उसने पेड़ के नीचे बैठकर डायरी खोली और लिखा, मैं बड़ा होकर ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो दूसरों के सपने पूरे करने में मदद करे। वहीं पास में खड़ी एक बुजुर्ग औरत ने उसे देखा। उसकी सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर शांति थी। वो थी त्रिशा, अब उस स्कूल की प्रमुख और फाउंडेशन की चेयरपर्सन। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या लिख रहे हो बेटा? अविरल ने मासूमियत से कहा, मुझे बताया गया कि यहां बैठकर जो सपना लिखा जाता है वो पूरा होता है। त्रिशा ने सिर हिलाया। हां, पर एक शर्त है। कौन सी? सपना सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी हो। अविरल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम मेरा सपना सच्चा है? त्रिशा ने उसकी डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, सपनों की कीमत पार्ट 2 पढ़ने के बाद मेरा सपना बदल गया। अब मैं भी किसी का आर्यन बनना चाहता हूं। त्रिशा की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी को धन्यवाद कह रही हो। उसी दिन शाम को फाउंडेशन का वार्षिक कार्यक्रम था। हजारों बच्चे, शिक्षकों और समाज सेवियों के बीच त्रिशा ने कहा, आज से हर साल आर्यन डे मनाया जाएगा। इस दिन हर बच्चा अपने सपने किसी और के साथ बांटेगा। उसके बाद मंच पर एक बड़ा स्क्रीन लगा, जिस पर पुराने दिनों की फुटेज चली। आर्यन बच्चों के साथ हंस रहा था, उन्हें कहानियां सुना रहा था। बैकग्राउंड में वही आवाज गूंज रही थी, सपने देखने से बड़ा कोई गुनाह नहीं, उन्हें छोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह है। भीड़ सन्न रह गई। कई बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में उम्मीद थी। फाउंडेशन अब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि 40 देशों में फैल चुका था। हर जगह प्रोजेक्ट आर्यन के सेंटर्स खुल चुके थे। वहां बच्चे अपने सपने रिकॉर्ड करते और दूसरे बच्चे उन्हें सुनकर इंस्पिरेशन लेते। दुनिया भर में इसे ड्रीम चेन रिवॉल्यूशन कहा जाने लगा। वहीं एक दिन त्रिशा को एक महत्वहीन चिट्ठी मिली। उस पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, सपनों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। अंदर एक छोटी सी चाबी और एक नोट था। नोट पर लिखा था, ओपन द बॉक्स अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। वो उसी शाम बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां मिट्टी में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा दबा था। उसने धीरे धीरे मिट्टी हटाई और चाबी से ताला खोला। अंदर कुछ पुरानी चिट्ठियां, एक कागज पर बना नक्शा और एक पुरानी पेन ड्राइव थी। वो सब लेकर वो ऑफिस लौटी और राजन को बुलाया। दोनों ने मिलकर पेन ड्राइव खोली। उसमें आर्यन का पुराना वीडियो था, शायद उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग। आर्यन कैमरे के सामने बैठा था, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। उसने कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस वीडियो के साथ एक ब्लूप्रिंट है, उस सपने का अगला चरण। राजन और त्रिशा हैरान थे। उन्होंने ब्लूप्रिंट देखा। उसमें लिखा था, ड्रीम वैली प्रोजेक्ट। ये एक ऐसी वैली की योजना थी जहां बच्चे
प्रकृति के बीच रहकर अपनी रचनात्मकता को जी सकें, बिना किसी परीक्षा, बिना किसी डर के, जहां लर्निंग खेल की तरह हो और हर पेड़, हर नदी एक टीचर हो। त्रिशा ने कहा, हम इसे बनाएंगे। यही आर्यन की आखिरी इच्छा थी। राजन ने मुस्कुराकर कहा, और यही हमारी नई शुरुआत होगी। उसके बाद फाउंडेशन ने अगले 2 सालों में हिमालय की गोद में एक जमीन खरीदी। वहां पेड़, पहाड़ और एक शांत झील के बीच ड्रीम वैली बनने लगी। बच्चे वहां आकर खुले आसमान के नीचे पढ़ते, मिट्टी से चीजें बनाते और रात को तारों के नीचे सोते। एक दिन अविरल ने वहां त्रिशा से पूछा, मैम, क्या आर्यन सर सचमुच यहीं थे? त्रिशा ने कहा, हाँ बेटा, वो अब भी यहीं हैं, हर उस सपने में जो यहां पलता है। रात को जब सब सो गए तो झील के किनारे हल्की हवा चली और पानी में लहरें उठी। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, सपनों की कीमत तभी समझ आती है जब उन्हें पूरा करते वक्त किसी और के चेहरे पर मुस्कान हो। अगले कुछ महीनों में ड्रीम वैली एक रिसर्च सेंटर बन गया। दुनिया भर से साइंटिस्ट, एजुकेटर और कलाकार आने लगे। वो कहते, यहां की हवा में कुछ ऐसा है जो क्रिएटिव बना देती है। राजन ने एक दिन कहा, अब हमें इसे आगे की पीढ़ी को सौंपना होगा। त्रिशा ने सिर हिलाया, हाँ, और वो पीढ़ी अब तैयार है। उसने दूर खेलते अविरल की ओर देखा, जो बच्चों को कुछ सिखा रहा था। धीरे धीरे त्रिशा ने अविरल को ग्रूमिंग करना शुरू किया। उसे आर्यन की डायरी पढ़ाई, उसकी सोच समझाई, और एक दिन जब ड्रीम वैली की पहली एनिवर्सरी थी, उसने मंच पर अविरल को बुलाकर कहा, आज से तुम इस वैली के केयरटेकर हो। अविरल चौंक गया। मैं? त्रिशा ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में वही सपना देखा है जो कभी आर्यन की आंखों में था। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अविरल ने आसमान की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य मुस्कान तैर गई हो। रात को उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज से मैं सपनों का रखवाला हूं। उसने पन्ने के नीचे एक लाइन लिखी, आर्यन सर, आपका सपना अब मेरा है। कुछ देर बाद वो झील के पास गया जहां पानी में तारों की परछाई झिलमिला रही थी। हवा में फूलों की खुशबू थी और पेड़ों के बीच से आती आवाज जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम्हारा सफर शुरू हुआ है। अविरल मुस्कुराया। उसे पता था कि अब वो अकेला नहीं है। उसके पीछे पूरी एक कहानी, एक विरासत और एक रोशनी थी जो कभी बुझ नहीं सकती थी। समय बीतता गया। ड्रीम वैली अब एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बन चुका था। दुनिया भर से लोग वहां आने लगे, पर इस सब के बीच अविरल के मन में एक बेचैनी थी। वो अक्सर रात को झील के किनारे बैठकर सोचता, क्या मैं सच में वो कर पा रहा हूं जो आर्यन सर करना चाहते थे? बच्चों की भीड़, मीडिया की चमक, फाउंडेशन की प्रसिद्धि, सब कुछ था, पर उसके भीतर कहीं एक खालीपन था। एक दिन उसने पुराने ऑफिस की अलमारी में आर्यन सर की एक अधूरी डायरी पाई। उस पर लिखा था, अगर कभी मेरे बाद इस मिशन का रास्ता खो जाए तो उसे फिर से इंसानियत की ओर मोड़ देना। बस यही लाइन थी और नीचे एक छोटा सा चिन्ह बना था, 2 हाथों में एक रोशनी। अविरल ने पन्ने को छूकर कहा, सर, शायद मैं भटक गया हूं। अगले दिन उसने त्रिशा से कहा, मैम, हमें कुछ बदलना होगा। त्रिशा ने पूछा, क्या? अविरल बोला, हमारे बच्चे अब सिर्फ सपनों को जीतने की होड़ में हैं। उन्हें फिर से वो सिखाना होगा जो आर्यन सर सिखाते थे, दिल से देखना, दूसरों के लिए जीना। त्रिशा मुस्कुराई, मुझे पता था तू एक दिन ये खुद समझ जाएगा। उसने उसे एक पुराना वीडियो दिखाया। आर्यन बच्चों से कह रहे थे, अगर तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारे लिए है
तो वो सपना नहीं, लालच है। असली सपना वो है जो किसी और की जिंदगी रोशन करे। वो शब्द अविरल के दिल में उतर गए। अगले कुछ हफ्तों में उसने फाउंडेशन के सारे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा शुरू की। उसने कहा, हम स्कूल खोलेंगे, लेकिन वहां किताबों से ज्यादा कहानियां होंगी। हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, लेकिन वो बच्चों के दिलों से जुड़ी होगी। राजन ने कहा, तू बिल्कुल आर्यन जैसा सोच रहा है। अविरल ने जवाब दिया, मैं आर्यन बनना नहीं चाहता, मैं उनका सपना जीना चाहता हूं। धीरे धीरे ड्रीम वैली की नई पहचान बनी, इमोशन बेस्ड लर्निंग। बच्चे अब सिर्फ गणित या विज्ञान नहीं, बल्कि एम्पैथी, क्रिएटिविटी और काइंडनेस सीखने लगे। हर सुबह की असेंबली में एक बच्चा अपनी कहानी सुनाता और बाकी बच्चे उस पर चर्चा करते। एक दिन वहां एक अनजान लड़की आई, नाम था नैना। वो दिल्ली से आई थी, उसकी मां अस्पताल में थी और इलाज का खर्चा नहीं उठा पा रही थी। उसने कहा, मैं यहां काम करना चाहती हूं। अविरल ने कहा, यहां काम नहीं, यहां लोग सपनों में हिस्सा लेते हैं। वो मुस्कुरा दी। अगले कुछ महीनों में वो बच्चों को कहानी सुनाने लगी। उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी और जब वो बोलती तो बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते। धीरे धीरे अविरल और नैना की दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों रात को तारों के नीचे बैठकर बातें करते। नैना ने एक बार कहा, तुम्हें पता है, आर्यन सर ने कहा था, जो अपने दिल की आवाज सुनता है वही दुनिया बदलता है। अविरल ने कहा, हां, पर कभी कभी वो आवाज बहुत धीमी हो जाती है। नैना ने मुस्कुराकर कहा, फिर किसी और का दिल सुन लो। एक शाम ड्रीम वैली में भारी बारिश हुई। पहाड़ों से पानी तेजी से नीचे आने लगा और कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी अविरल पर थी। बिजली चली गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया, सब डर रहे थे। अविरल ने टॉर्च उठाई और बोला, डरो मत, आर्यन सर ने कहा था, डर सिर्फ रोशनी की कमी है। उसने बच्चों को एक एक कर सुरक्षित जगह पहुंचाया, लेकिन जब वो आखिरी बच्चे को बचा रहा था तो पानी के तेज बहाव में गिर गया। सुबह जब बारिश रुकी तो सब उसे ढूंढने लगे। कई घंटे बाद झील के किनारे उसका शरीर मिला, लेकिन उसके हाथ में अब भी एक बच्ची की कलाई थी। वो बच्ची अब सुरक्षित थी। त्रिशा ने उसे देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। तू भी आर्यन जैसा बन गया बेटा। पूरे देश में खबर फैल गई कि ड्रीम वैली के केयरटेकर अविरल ने बच्चों की जान बचाते हुए अपनी जान दी। मीडिया ने उसे मॉडर्न आर्यन कहा, लेकिन त्रिशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो आर्यन नहीं बना, वो वही बना जो आर्यन चाहते थे, एक इंसान। कुछ दिन बाद जब ड्रीम वैली में शांति लौटी तो बच्चों ने बरगद के नीचे एक नया बोर्ड लगाया। यहां दो आत्माएं रहती हैं, आर्यन और अविरल। दोनों ने सिखाया कि सपनों की कीमत खून से नहीं, कर्म से चुकाई जाती है। नैना ने उसकी डायरी खोली जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, सपनों की कीमत अब समझ आई है। उन्हें पाने से ज्यादा उन्हें बचाने के लिए जीना जरूरी है। उसने आसमान की ओर देखा और हवा में वही आवाज सुनाई दी, सपने कभी मरते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। सालों बाद ड्रीम वैली के बच्चे बड़े हुए। उनमें से कुछ वैज्ञानिक बने, कुछ शिक्षक, कुछ कलाकार। लेकिन हर एक के दिल में एक बात गूंजती रही कि अगर सपना सच्चा है तो वो तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहेगा। त्रिशा ने अपने आखिरी दिनों में बच्चों से कहा, जब मैं चली जाऊं तो मुझे बरगद के नीचे मत दफनाना। मेरी राख उस झील में बहा देना जहां आर्यन और अविरल की परछाई मिलती है।
और जब वो दिन आया तो बच्चों ने झील के किनारे फूल बिखेर दिए। झील की लहरों ने धीरे धीरे उन फूलों को अपनी गोद में ले लिया। आसमान में इंद्रधनुष उभरा और उसी में सूरज की किरणों के बीच एक हल्की सी आकृति दिखाई दी। दो परछाइयां मुस्कुराती हुई, एक बच्चे के सर पर हाथ रखती हुई। ड्रीम वैली अब एक लेजेंड बन चुका था। दुनिया भर के बच्चे वहां आकर कहते, हम अपने सपने देखने नहीं, उन्हें बांटने आए हैं। और हर साल आर्यन डे पर आसमान में कोई तारा जरूर टूटता, जैसे कोई कह रहा हो, सपनों की कीमत चुका दी गई है, अब उन्हें जिंदा रखना तुम्हारा काम है। रात फिर ढलती, हवा चलती और बरगद के नीचे दिया जल उठता, एक पुरानी कहानी की तरह जो कभी खत्म नहीं होती। समय के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन ड्रीम वैली का आसमान अब भी वैसा ही था, नीला, विशाल और उम्मीदों से भरा हुआ। साल 2050 चल रहा था। दुनिया टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पहुंच चुकी थी। हर जगह मशीनें थी, लेकिन इंसानियत की तलाश अब भी जारी थी। और उसी दौर में सपनों की कीमत अब एक ग्लोबल फिलॉसफी बन चुकी थी। फाउंडेशन का नया चेहरा थी आर्या, एक युवा रिसर्चर जो बचपन में ड्रीम वैली की छात्र रह चुकी थी। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसकी स्क्रीन पर लिखा था, प्रोजेक्ट इन्फिनिटी, द फ्यूचर ऑफ ड्रीम्स। आर्या ने गहरी सांस ली और बोली, अब वक्त आ गया है कि दुनिया फिर से सपनों पर भरोसा करे। उसने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया। हमारी समस्या ये नहीं कि लोग सपने नहीं देखते, बल्कि ये है कि वो अब खुद पर यकीन नहीं करते। सपनों की कीमत हमें सिखाता है कि हर सपना एक जिम्मेदारी है। हॉल में बैठे सैकड़ों डेलीगेट्स चुपचाप सुन रहे थे। वो आगे बोली, अब हम बच्चों को सिर्फ सोचने नहीं, महसूस करना सिखाएंगे। दुनिया में कंपैशन की कमी है और ये वैली उसे फिर से जन्म देगी। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर किसी की आंखों में एक नई रोशनी थी। आर्या के चेहरे पर वही शांत आत्मविश्वास था जो कभी आर्यन के चेहरे पर था। उसी रात आर्या ड्रीम वैली पहुंची, बरगद के नीचे बैठी और झील की ओर देखा। झील का पानी चांदनी में चमक रहा था। उसने अपने साथ लाई एक छोटी मशीन निकाली, एक मेमोरी कैप्सूल। ये एक ऐसी डिवाइस थी जो पुराने समय की आवाजें, यादें और विचारों को कैप्चर कर सकती थी। उसने उसे झील के पास रखा और कहा, अगर आर्यन सर और अविरल भाई कहीं हैं तो कृपया मुझे सुनो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर हवा चली और पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलीं। मशीन से हल्की सी आवाज आई, तुम वही हो जिसकी तलाश हम कर रहे थे। आर्या की आंखें भर आईं। आवाज जारी रही, हर पीढ़ी को कोई ऐसा चाहिए जो सपनों की लौ को जलाए रखे। अब वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। आर्या ने जवाब दिया, मैं वादा करती हूँ इस लौ को कभी बुझने नहीं दूंगी। अगले दिन उसने ग्लोबल टीम के साथ एक नई योजना रखी, द आर्यन नेटवर्क। ये एक AI प्लस ह्यूमन कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट था, जिसमें मशीनें बच्चों के सपनों का विश्लेषण करती और इंसान उन्हें हकीकत में बदलने के रास्ते खोजते। हर देश में एक डिजिटल वैली बननी थी, सपनों की दुनिया। लॉन्च के दिन दुनिया भर में स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चली, ड्रीम्स आर नॉट डेटा, दे आर द हार्ट बीट ऑफ ह्यूमैनिटी। लाखों लोगों ने वीडियो देखा और हैशटैग सपनों की कीमत फिर से ट्रेंड करने लगा।
आर्या ने ड्रीम वैली के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, हम वो बीज हैं जो आर्यन सर ने बोए थे। अब हमें उन्हें पेड़ बनाना है। एक बच्ची ने पूछा, मैम, क्या सपनों की कोई लिमिट होती है? आर्या मुस्कुराई, बस वही लिमिट होती है जो हम खुद पर लगाते हैं। वो समय था जब पूरी दुनिया बदलने लगी। हर जगह लोग अपने कम्युनिटी ड्रीम्स बनाने लगे। गांव में बच्चे ड्रीम वॉल्स पर अपने विचार लिखते, शहरों में लोग वर्चुअल ड्रीम वैलीज बनाते, और अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने मॉड्यूल का नाम रखा, मिशन सपनों की कीमत। धीरे धीरे ये मूवमेंट एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस बन गया। अब कोई भी बच्चा ये नहीं कहता था कि मेरा सपना छोटा है, क्योंकि हर किसी को सिखाया गया था, सपने छोटे नहीं, सोच छोटी होती है। एक दिन आर्या को एक होलोग्राफिक मैसेज मिला। उस पर कोई चेहरा नहीं था, बस आवाज थी, मैं अविरल हूं, या यूं कहो, उस सोच का हिस्सा जो अब भी जिंदा है। वो चौंक गई, क्या ये रियल रिकॉर्डिंग है? आवाज बोली, नहीं, ये तुम्हारी यादों से निकला है। जब भी कोई सच्चा सपना देखता है, हम वहां होते हैं, हवा, रोशनी और उम्मीद के रूप में। आर्या मुस्कुराई, तो इसका मतलब है वो दोनों अब भी हमारे साथ हैं? हाँ, आवाज ने कहा, और जब तक एक भी बच्चा सपने देखने से नहीं डरेगा, हम कभी नहीं जाएंगे। उस रात आर्या ने ड्रीम वैली के बीच एक बड़ा दिया जलाया। उसने बच्चों से कहा, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया अंधेरी हो रही है, तो ये दिया देख लेना। इसमें उन सब की रोशनी है जिन्होंने अपने सपनों की कीमत चुकाई, ताकि तुम अपने सपने जी सको। बरगद के पत्ते हवा में हिल रहे थे, झील में चांद की परछाई थरथरा रही थी, और आसमान में अचानक एक तारा टूटा। आर्या ने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू आर्यन सर, थैंक यू अविरल भाई। और तभी पेड़ के पीछे से एक हल्की सी रोशनी आई, जो धीरे धीरे दिए में समा गई। अगली सुबह जब बच्चे उठे, तो उन्होंने देखा कि बरगद के नीचे मिट्टी में कुछ लिखा था, सपने कभी खत्म नहीं होते, बस नए हाथ उन्हें आगे बढ़ाते हैं। किसी ने नहीं देखा कि वो किसने लिखा, लेकिन सबको पता था, वो आर्यन और अविरल थे। सुबह की धूप झील के पानी पर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी ने सुनहरे सपनों की चादर बिछा दी हो। ड्रीम वैली में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी जीवन की गूंज सुनाई दे रही थी। बरगद के नीचे अब एक विशाल पत्थर रखा गया था। उस पर लिखा था, सपनों की कीमत, द फ्लेम ऑफ ह्यूमैनिटी। आर्या उसके सामने खड़ी थी, हाथ में वही पुरानी मेमोरी कैप्सूल। उसने धीमे से कहा, आज ये लौ दुनिया के हर कोने में पहुंचेगी। उसी वक्त आसमान में हजारों ड्रोन उड़ने लगे। हर ड्रोन पर एक प्रोजेक्टर लगा था जो हवा में संदेश लिख रहा था, सपने इंसानियत का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। लोग सड़कों पर निकल आए, बच्चे झील में नावें छोड़ रहे थे, जिन पर अपने सपनों के छोटे छोटे नोट बंधे थे। कोई बनना चाहता था डॉक्टर, कोई किसान, कोई बस खुश इंसान। आर्या के पास खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटा, ये वैली तो अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, ये तो अब एक सोच बन गई है। आर्या मुस्कुराई, हाँ बाबा, यही तो आर्यन सर चाहते थे कि हर इंसान अपने भीतर की वैली खोजे। शाम होते होते दुनिया भर से लाइव फीड आने लगी। अफ्रीका के एक छोटे से गांव में बच्चे मिट्टी पर अपने सपने लिख रहे थे। जापान में लोग मेडिटेशन सेंटर्स में ड्रीम म्यूजिक सुन रहे थे, और भारत के लाखों बच्चे ड्रीम प्लेज ले रहे थे। मैं अपने सपने पर विश्वास करता हूं और दूसरों के सपनों को भी उड़ान देने का वादा करता हूं। आर्या ये सब स्क्रीन पर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। तभी अचानक उसके टैबलेट पर एक होलोग्राम चमका, वही चमक जो बरगद के नीचे हमेशा दिखाई देती थी। एक गर्म मुलायम आवाज आई, आर्या,
अब वक्त है आखिरी अध्याय का। कौन? आर्यन सर? हाँ, आवाज मुस्कुराई। अब तुम तैयार हो। सपनों की कीमत अब किसी नाम या वैली की नहीं, ये अब पूरी मानवता की आत्मा है। बस याद रखना, जब कोई बच्चा डरते हुए अपना पहला सपना बताएगा, वहीं से हम फिर से शुरू होंगे। आवाज धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसके साथ एक हल्की नीली रोशनी आर्या के दिल के पास ठहर गई। उसने उसे महसूस किया जैसे किसी ने भीतर से कहा, तुम अकेली नहीं हो। रात का समय था। आर्या झील के किनारे बैठी थी। पानी में चांद की परछाई लहरों के साथ थरथरा रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी। बच्चों की हंसी दूर से गूंज रही थी। उसने आंखें बंद की और कहा, आर्यन सर, अविरल भैया, अब मैं समझ गई हूं, सपनों की कीमत सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम भी है। अगली सुबह दुनिया ने इतिहास देखा। एक साथ 100 देशों में ग्लोबल ड्रीम बेल बजी। हर जगह लोग अपने अपने सपनों को याद करके 3 सेकंड के लिए आंखें बंद कर मुस्कुराए। वो एक ऐसा पल था जब पूरी मानवता एक ही फ्रीक्वेंसी पर सांस ले रही थी, उम्मीद की फ्रीक्वेंसी पर। ड्रीम वैली में आर्या ने एक नई दीवार बनाई, द वॉल ऑफ अनफिनिश्ड ड्रीम्स। उस पर लिखा था कि अगर तुम्हारा सपना अधूरा रह गया है तो उसे यहां लिख दो, कोई ना कोई उसे पूरा करेगा। धीरे धीरे हजारों सपने उस दीवार पर उभर आए, टूटे हुए, भूले हुए, लेकिन अब फिर से जी उठे। कई साल बीत गए, समय ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन झील अब भी वैसी ही थी। हर साल 14 अप्रैल को लोग ड्रीम फेस्टिवल मनाने आते। हर कोई अपने सपने के नाम से एक दिया जलाता और झील में छोड़ देता। जब सैकड़ों दिए तैरते तो ऐसा लगता जैसे पानी नहीं, आकाश बह रहा हो। एक दिन एक छोटा बच्चा आया, शायद 5 साल का। उसने आर्या से पूछा, मैम, क्या भगवान भी सपने देखते हैं? आर्या हंस दी। हाँ बेटा, भगवान का सबसे बड़ा सपना है कि हम अपने सपने पूरे करें। बच्चा बोला, तो फिर मैं भी एक सपना लिखूंगा कि सब लोग खुश रहें। आर्या ने सिर पर हाथ फेरा, बस यही तो सबसे बड़ा सपना है। वो बच्चा चला गया, लेकिन उसके बाद आर्या देर तक झील को देखती रही। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं और उसे ऐसा लगा जैसे हवा में किसी ने धीरे से कहा, यू डिड इट। उसने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा, जहां एक टूटता हुआ तारा फिर से चमक उठा था। कई साल बाद जब आर्या नहीं रही तो लोगों ने ड्रीम वैली के बीच एक स्मारक बनाया, एक साधारण सा पत्थर जिस पर सिर्फ ये शब्द थे, यहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। और नीचे छोटा सा नाम, आर्या, द कीपर ऑफ ड्रीम्स। आज भी जब रात होती है तो बरगद की पत्तियों में हवा कुछ कहती है। कभी किसी बच्चे को लगता है कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, डर मत, सपने देखने की हिम्मत रखो। शायद वो आर्यन था, शायद अविरल, या शायद वो खुद का ही विश्वास था जो आवाज बन गया था। ड्रीम वैली अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, वो एक भावना बन गई थी। जब भी कोई इंसान उम्मीद खोता तो कहीं न कहीं एक छोटा दीपक अपने आप जल उठता, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, सपनों की कीमत अब समझ लो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है। और उसी पल पूरे आसमान में एक नई रोशनी फैली, ना तारों की, ना सूरज की, बल्कि इंसानियत की। सपनों का युग शुरू हो चुका था।